हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ इन अ मीडियम्स। कूलम्स हेडिंग डाल दीजिए, कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। ठीक, अब सबसे पहले समझते हैं कि वैक्यूम और मीडियम में फर्क क्या है। वैक्यूम और मीडियम में फर्क क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिहाज से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिहाज से वैक्यूम और किसी मीडियम में क्या फर्क हो सकता है कि भाई वैक्यूम में कोई चार्जेस नहीं। वैक्यूम में जो चार्ज आप लेके जा रहे हैं या जिन चार्जेस को आप स्टडी कर रहे हैं, उन चार्जेस के अलावा कोई और चार्ज नहीं, राइट? उन चार्जेस के अलावा कोई और चार्ज नहीं है। परंतु जब भी आप अदर मीडियम्स में जाएंगे तो चार्जेस प्रेजेंट होंगे। ठीक, चार्जेस प्रेजेंट होंगे। भाई हर चीज न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बनी है, सबको पता है, राइट? तो चार्जेस हर बॉडी के अंदर में, ठीक, चार्जेस हर बॉडी के अंदर में, ठीक है ना? तो अदर मीडियम्स में जाएंगे तो वहां पर चार्जेस होंगे। अब बॉडीज या मीडियम्स दो प्रकार के होंगे। कुछ मीडियम्स ऐसे होंगे जिनमें चार्जेस फिक्स्ड होंगे, जिन्हें आप क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में मूवेबल चार्जेस नहीं होते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक। आप लोगों ने 8, 9, 10th में पढ़ा होगा, 8, 9, 10th में पढ़ा होगा कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स कैसे होते हैं? जिनमें मूवेबल चार्जेस होते हैं, राइट? और कुछ इंसुलेटर्स होते हैं जिनमें मूवेबल चार्ज नहीं होते हैं, राइट? ठीक, तो अब हमने इस पूरे यूनिवर्स को दो भागों में बांट दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिहाज से, एक वैक्यूम, दूसरा मीडियम। एक वैक्यूम, दूसरा मीडियम। और अब मीडियम को भी दो भागों में बांट दिए हैं। एक ऐसे मीडियम्स जिनमें मूवेबल चार्जेस नहीं है, कुछ ऐसे मीडियम्स जिनमें मूवेबल चार्जेस नहीं है, और कुछ ऐसे मीडियम्स जिनमें मूवेबल चार्जेस प्रेजेंट है, राइट? तो अब हम उन मीडियम्स की स्टडी करेंगे, उन मीडियम्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टडी करेंगे जिनमें मूवेबल चार्जेस हैं। ठीक, जिन मीडियम्स में मूवेबल चार्जेस नहीं है, उन मीडियम्स और वैक्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिहाज से कोई फर्क नहीं है। परंतु फर्क किन में पड़ जाएगा? जिन मीडियम से पड़ जाएगा जिन मीडियम्स में मूवेबल चार्जेस होंगे, राइट? तो आज के लेक्चर में या इस डिस्कशन में हम यही देखेंगे कि जिन मीडियम्स में मूवेबल चार्जेस होंगे वो किस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज को प्रभावित करेंगे, ठीक? और फिर उसके बाद उस कूलम्स लॉ इन मीडियम के लिए, इन प्रभावों के कारण जो कूलम्स लॉ में चेंजेस आएंगे, उनका एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी हम डेवलप करेंगे, ठीक? तो अब देखिए कूलम्स लॉ इन मीडियम। तो अगर आप किसी चार्ज को किसी मीडियम में ले जाएंगे, तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा? अगर उस मीडियम में मूवेबल चार्जेस होंगे तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा कि वो चार्ज अपने चारों तरफ अपने से ऑपोजिट नेचर के चार्जेस को इकट्ठा कर लेगा। राइट? जैसे सपोज करिए कि आप पानी में ले गए हैं किसी पॉजिटिव चार्ज को। आप अगर पानी में ले गए हैं तो सबको पता है पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, राइट? और थोड़ा बहुत इतना भी जानते होंगे कि ऑक्सीजन पर
हल्का सा नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये केमिस्ट्री की बातें, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, राइट। तो अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर जाएंगे पानी में, तो होगा क्या कि सारे ऑक्सीजन वाटर के सारे ऑक्सीजन ये अपनी तरफ इकट्ठा कर लेगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट, अपनी तरफ इकट्ठा कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, राइट। और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं किसी भी चार्ज का इंडक्शन इफेक्ट। और ये जो चार्जेस आज प्रकट हो गए हैं, ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस इसके आसपास एक प्रकट हो गए हैं, इनको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। इनको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस, ठीक। और इंड्यूस्ड चार्जेस हमेशा कैसे होंगे, ऑपोजिट नेचर के होंगे, ठीक। जो चार्ज को इंड्यूस कर रहा है हमेशा उसके ऑपोजिट नेचर के होंगे। पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा और नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। अपने से ऑपोजिट नेचर के ही चार्ज को इकट्ठा करेगा ना, वो अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो इसी प्रकार से कोई भी चार्ज जब किसी ऐसे मीडियम में रखा जाता है जिसमें कि मूवेबल चार्जेस हैं, तो वो अपने से ऑपोजिट नेचर के चार्जेस को अपने चारों तरफ सिमेट्रिकली इकट्ठा कर लेता है, ठीक, इकट्ठा कर लेता है। और इस इकट्ठे हुए चार्ज को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। इस इकट्ठे हुए चार्ज को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस, राइट। और ये इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा जो चार्ज इंड्यूस कर रहा है उसके ऑपोजिट नेचर के होंगे। यानी यहां पर Q1 चार्ज और इसका इंड्यूस चार्ज, Q1 और उसका इंड्यूस चार्ज हमेशा ऑपोजिट नेचर के होंगे, राइट। अब देखिए क्या है कि अगर Q1 से स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर, Q1 से अगर स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पर एक Q2 चार्ज रखा गया है, एक Q2 चार्ज रखा गया है, तो ये भी अपने चारों तरफ अपने से ऑपोजिट नेचर का चार्ज इकट्ठा कर लेगा या इंड्यूस कर लेगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। तो वैक्यूम और इस मीडियम में क्या फर्क है, केवल इस इंड्यूस्ड चार्ज का फर्क है कि अगर वैक्यूम होता तो ये इंड्यूस्ड चार्जेस नहीं होते, अगर केवल वैक्यूम होता तो इंड्यूस्ड चार्जेस नहीं होते, ठीक। अब देखिए क्या है कि अब हम इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक। इसे रफ वर्क की तरह मैं इसे समझाना चाहता था कि किस प्रकार से कोई चार्ज अपने से ऑपोजिट नेचर के चार्ज को इकट्ठा कर लेता है, राइट। तो मेरे ख्याल से ये सब लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए मैं लिखना चाहता हूं नेट फोर्स ऑन Q2, नेट फोर्स ऑन Q2, ठीक। Q2 पर टोटल फोर्स कितना होगा इस प्रकरण में। तो एक बात तो ये समझिए कि इस Q2 पर कितने चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे, इस Q2 पर कितने चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे। तो एक तो खुद Q1 फोर्स लगा रहा होगा, एक तो खुद Q1 फोर्स लगा रहा होगा, ठीक। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये आपका फोर्स को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक। फोर्स को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड नोटेशन है। जैसे FAB मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, राइट, ठीक। तो इसी तरह से ऐसा लिखा है मैंने, तो ये क्या हो गया, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो Q2 पर
एक तो Q1 फोर्स लगाएगा, राइट, ठीक है। और एक और बात एकदम ध्यान रखिएगा कि Q2 जो है Q2 पर Q1 उतना ही फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाएगा जितना कि वो वैक्यूम में लगाता, ठीक। Q1 जो Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q1 जो Q2 पर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वैक्यूम है कि मीडियम है या किस प्रकार का मीडियम है, ठीक। एग्जैक्टली Q1 जो Q2 पर फोर्स लगाएगा वो तो इतना ही रहेगा, ठीक। अब कई लोगों को दिमागी परेशानी होने लगी होगी क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही कुछ कुछ पढ़ रखा होगा कि कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम ये होता है, मीडियम में जाने पर फोर्स ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, वो सब छोड़ दीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, हम भी फाइनली उसी पर पहुंचेंगे जो आप कुछ लोग पढ़ चुके हैं कुछ किताब में या कुछ किसी टीचर से या सुनी सुनाई बातें हैं, ठीक। हम भी उसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे, ठीक है, परंतु एकदम बेसिक से और सब कुछ समझते हुए कि वो रिजल्ट कैसे आता है, ठीक। तो एक बात ध्यान रखिए कि Q1 जो Q2 पर फोर्स लगाएगा वो उतना ही होगा जितना कि वैक्यूम में लगाता था। तो वैक्यूम में कितना लगाता था? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो इस मीडियम में भी उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक, राइट। अब इस Q2 पर एक दूसरा भी फोर्स लग रहा होगा। किस चीज का फोर्स लग रहा होगा? इन फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑफ Q1। Q2 पर एक और फोर्स लग रहा होगा, किसके कारण? इंड्यूस्ड चार्जेस ऑफ Q1 के कारण, इंड्यूस्ड चार्जेस ऑफ Q1 के कारण, राइट। तो इसको भी लिख लेते हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन है, इंड्यूस्ड चार्जेस ऑफ Q1, ठीक। तो Q2 पर इतना टोटल चार्ज लग रहा, टोटल फोर्स लग रहा होगा। Q2 पर एक फोर्स लग रहा होगा जो Q1 लगा रहा होता, Q1 लगा रहा होगा, ठीक। और Q1 कितना लगा रहा होगा? उतना ही लगा रहा होगा जितना कि वो वैक्यूम में लगाता, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। परंतु इसके साथ साथ एक और फोर्स लग रहा होगा, जो कौन लगा रहा होगा? इंड्यूस्ड चार्जेस ऑफ Q1, ठीक, जिसको मैंने वहां पे ऐसे लिखा है। अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है कि Q1 and induced charges of Q1 और इंड्यूस्ड चार्जेस ऑफ Q1 दोनों क्या हमेशा ऑपोजिट साइन के होंगे या अनलाइक चार्जेस होंगे? ठीक, ऑपोजिट साइन के होंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर Q1 और उसके इंड्यूस्ड चार्जेस ऑपोजिट साइन के होंगे, Q1 और उसके इंड्यूस्ड चार्जेस अगर ऑपोजिट साइन के होंगे तो एक अट्रैक्ट कर रहा होगा तो एक रिपेल कर रहा होगा, एक अट्रैक्ट कर रहा होगा तो एक रिपेल कर रहा होगा। यानी Q1 के द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स और Q1 के इंड्यूस्ड चार्जेस के द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स
ये दोनों हमेशा जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, राइट। यानी कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 एंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, यहां पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ देता हूं। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑफ Q1 will be in just opposite directions, will be in just opposite directions, right। Q1 के द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स और Q1 के इंड्यूस्ड चार्जेस के द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, राइट। तो अब चलते हैं कि नेट फोर्स ऑन Q2, नेट फोर्स ऑन Q2 कितना होगा। तो नेट फोर्स ऑन Q2 वेक्टर सम है फोर्स ड्यू टू Q1 जिसका मैग्नीट्यूड है इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, राइट। प्लस करना है वेक्टर फॉर्म में, प्लस करना है वेक्टर फॉर्म में किसको, फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑफ Q1। परंतु ये दोनों फोर्सेस जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो अगर इन दोनों के वेक्टर सम के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो कैसे आएगा, इसका मैग्नीट्यूड माइनस इसका मैग्नीट्यूड, राइट, इसका मैग्नीट्यूड, यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू इंड्यूस्ड, आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। एकदम क्लियर बात है कि Q2 पर जो फोर्स आएगा वो Q1 के फोर्स और Q1 के इंड्यूस्ड फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। परंतु Q1 का फोर्स और Q1 के इंड्यूस्ड चार्जेस का फोर्स जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन Q2 यानी Q1 के फोर्स और Q1 के इंड्यूस्ड चार्जेस के फोर्स के वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, Q1 का फोर्स और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो सीधा घटा दो, माइनस इंड्यूस्ड चार्ज का फोर्स, ठीक, राइट। तो कुल मिला के क्या कहना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण के दौरान हमने क्वालिटेटिवली एक चीज देख ली कि जब भी हम किसी ऐसे मीडियम में जाएंगे, जिनमें मूवेबल चार्जेस होंगे, जब भी हम किसी ऐसे मीडियम में जाएंगे जिनमें मूवेबल चार्जेस होंगे, तो कोलम्बिक फोर्स हमेशा घट जाएगा, कोलम्बिक फोर्स हमेशा घट जाएगा, राइट। और जितने ज्यादा मूवेबल चार्जेस होंगे उतना ही ज्यादा घट जाएगा, ठीक। और अगर मूवेबल चार्जेस नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूवेबल चार्ज नहीं होंगे तो इंड्यूस्ड चार्जेस नहीं होंगे, और इंड्यूस्ड चार्जेस नहीं होंगे तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 0, राइट। तो कुल मिला के समरी यही है कि अगर हम किसी ऐसे मीडियम में जाएंगे जिनमें मूवेबल चार्जेस होंगे, तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब इसको और जनरलाइज कर देते हैं कि केवल कूलम्ब्स लॉ ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी आपको घटकर मिलेगी, राइट। बस इतना बात दिमाग में रखें कि किसी भी ऐसे मीडियम में जाएंगे जिनमें मूवेबल चार्जेस होंगे, तो कोलम्बिक फोर्स
या और भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज घट कर मिलेंगी। नोट कर लीजिए, ठीक। पॉज करके आराम से नोट करिए। ठीक, और बाकी दिमाग में ये बात एकदम बैठा लीजिए कि जब भी हम किसी ऐसे मीडियम में जाएंगे जिसमें मूवेबल चार्जेस होंगे तो कोलॉम्बिक फोर्स घटकर मिलेगा, कोलॉम्बिक फोर्स घटकर मिलेगा। ठीक, ये तो हमने सीख लिया। अब देखिए क्या है कि इसी को फिजिसिस्ट ने, इसी प्रॉपर्टी को समझाने के लिए या एक मीडियम दूसरे मीडियम से इलेक्ट्रोस्टैटिकली, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिहाज से किस प्रकार से डिफरेंट होता है, ठीक, एक मीडियम दूसरे मीडियम से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिहाज से किस प्रकार से डिफरेंट होता है, इस डिफरेंस को बताने के लिए, इस डिफरेंस को बताने के लिए एक नया टर्म डिफाइन किया, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक, रिलेटिव परमिटिविटी। ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है या हमें क्या बताता है किसी मीडियम के बारे में, कि उस मीडियम में कोलॉम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी कितने टाइम्स घट के मिलेगा, राइट, कि उस मीडियम में कोलॉम्बिक फोर्स कितने टाइम्स घट के मिलेगा। जैसे, और सॉरी, किसके कंपैरिजन में कितना घट के मिलेगा, वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना घट के मिलेगा। ठीक, तो सिंपली हर एक मीडियम में, इससे पिछले डिस्कशन में हमने क्या देखा कि जब भी किसी में ऐसे मीडियम में जाएंगे जिसमें मूवेबल चार्जेस होंगे, तो उसमें कोलॉम्बिक फोर्स घट के मिलेगा, उसमें कोलॉम्बिक फोर्स घट के मिलेगा, राइट। और हर एक मीडियम में अलग अलग मैग्नीट्यूड से घटेगा। भाई जिस मीडियम में ज्यादा मूवेबल चार्जेस होंगे उसमें ज्यादा घटेगा, जिसमें कम मूवेबल चार्जेस होंगे उसमें कम घटेगा। तो हर एक मीडियम से हमने एक टर्म रिलेट कर दिया, रिलेटिव परमिटिविटी। हर एक मीडियम से हमने टर्म रिलेट कर दिया, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, और ये रिलेटिव परमिटिविटी टर्म उस मीडियम का क्या बताएगा कि कोलॉम्बिक फोर्स कितने टाइम्स घट के मिलेगा, कि कोलॉम्बिक फोर्स कितने टाइम्स घट के मिलेगा। जैसे अगर किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है तो वैक्यूम में जितना कोलॉम्बिक फोर्स मिल रहा होगा वैक्यूम में उसका आधा मिलेगा। अगर किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है तो वैक्यूम में जितना कोलॉम्बिक फोर्स हमें मिल रहा होगा उसका आधा मिलेगा। 3 है तो वैक्यूम में जितना मिल रहा होगा उसका 1/3 मिलेगा। 4 है तो जिस वैक्यूम में जितना मिल रहा होगा उसका 1/4 मिलेगा, राइट। तो रिलेटिव परमिटिविटी सिंपली क्या बताता है कि वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने टाइम्स घट के मिलेगा, राइट। ठीक है, कितने टाइम्स घट के मिलेगा, राइट। तो अब देखिए क्या है
कि फोर्स इन वैक्यूम कितना लिखते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट। अब मान लेते हैं किसी ऐसे मीडियम में जाएं, किसी ऐसे मीडियम में जाएं जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। तो मैंने अभी क्या बताया कि वैक्यूम के मुकाबले एप्सिलॉन आर टाइम्स रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स घट जाता है। तो अब कितना हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 ये टर्म, और इस एप्सिलॉन आर को एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख देते हैं, ठीक। एप्सिलॉन नॉट याद है ना, एप्सिलॉन नॉट याद है ना, क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। इतना तो मीडियम में कितना फोर्स आ जाएगा, इतना। अब देखिए क्या है कि जैसे जब वैक्यूम में आपने लिखा फोर्स, तो यहां पर क्या टर्म आया, एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का आपने क्या पढ़ा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। फ्री स्पेस एक नया टर्म है जो केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए डिजाइन किया गया है, बहुत देर से दिनों से यूज कर रहे हैं। आज हम इसको डिफाइन कर देते हैं। ये होता है, इसका मतलब होता है एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, ठीक। एयर या वैक्यूम में, एयर और वैक्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिहाज से कोई फर्क नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक नया टर्म डिफाइन कर दिया गया, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब एयर या वैक्यूम। तो एयर या वैक्यूम में, एयर या वैक्यूम में जब हम फोर्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट, और इस एप्सिलॉन नॉट को क्या पढ़ते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब हम किसी मीडियम में फोर्स को लिख रहे हैं, जब हम किसी मीडियम में फोर्स को लिख रहे हैं, तो क्या आ रहा है यहां पर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक। तो हमने एक नया टर्म डिफाइन किया, एप्सिलॉन एम, इसको क्या बोला, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक। वैक्यूम के लिए फोर्स लिख रहे थे, तब यहां पर जो टर्म आता था उसे बोलते थे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जब मीडियम के लिए लिखे तो यहां पर जो टर्म आया था उसे क्या बोले हम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक। वैक्यूम के लिए लिखे तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मीडियम के लिए लिखे तो इस टर्म को क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, राइट। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को आप बुक्स में जो हमने लगभग आधे घंटे में समझा कि आखिर ये क्या चीज है कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम, और यहां तक पहुंचे कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन वैक्यूम। इसी को 4 लाइन में लिख देते हैं, एक लाइन में हेडिंग रिलेटिव परमिटिविटी, अगली लाइन में फॉर्मूला, और इनको लिख दिया जाता है कि यह है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यह है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और यह है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक। तो यहां से आपका आ गया रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने रिलेटिव परमिटिविटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है,
सिंपली रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताता है कि वैक्यूम के मुकाबले किसी मीडियम में कोलम्बिक फोर्स कितना घट के मिलेगा, कितना टाइम्स घट के मिलेगा। ठीक, वैक्यूम के मुकाबले किसी मीडियम में कोलम्बिक फोर्स कितने टाइम्स घट कर मिलेगा। ठीक, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आराम से नोट करें। अब हम चलते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पर। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। राइट, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो कूलम्ब्स लॉ जो अभी हमने पढ़ा उसमें हम केवल मैग्नीट्यूड देख रहे थे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पर Q1 Q2 का केवल मैग्नीट्यूड पुट किया जाता था, राइट। तो कूलम्ब्स लॉ जो अब तक हम देख रहे थे वो कोलम्बिक फोर्स का केवल मैग्नीट्यूड दे रहा था, केवल मैग्नीट्यूड दे रहा था। ठीक, तो अब हम कोलम्बिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म देखेंगे। अब हमें किसी चार्ज पर कोलम्बिक फोर्स डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा, राइट। तो हेडिंग नोट करिए, अब देखिए क्या है कि सपोज Q1 R1 पोजीशन वेक्टर पे रखा हुआ है और Q2 R2 पोजीशन वेक्टर पे रखा हुआ है। ठीक, तो एक वेक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं, ये वेक्टर। तो इसको हम वेक्टर के स्टैंडर्ड नोटेशन क्या लिखेंगे, R12। 11th क्लास में वेक्टर में नोटेशन पढ़ाया गया था ना कि R12 का मतलब है 1 पर टेल 2 पर हेड। ठीक, 1 पर टेल 2 पर हेड। और R12 बहुत सारे भूल गए होंगे, कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R2, राइट। पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R2। ठीक, तो अब इन दोनों चार्जेस के बीच में कोलम्बिक फोर्स देखना है इन वेक्टर फॉर्म। तो अब हमें केवल मैग्नीट्यूड नहीं देखना है कि दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे होंगे, तो कोलम्बिक फोर्स चाहे इस पर देखो चाहे उस पर देखो। ठीक, हम वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं तो डायरेक्शन भी मैटर करेगी। ठीक, और दोनों पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तो इसलिए हमें स्पेसिफाई करना होगा
कि हम किस चार्ज पर फोर्स देखना चाहते हैं, राइट। तो सपोज हम फोर्स देखना चाहते हैं Q2 पर, ठीक, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, राइट, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। तो ये नोटेशन कुछ बड़ा सा हो गया है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, क्योंकि हमेशा आपको Q1 Q2 तो लिखा मिलेगा नहीं, राइट। तो फोर्स ऑन चार्ज 2 यानी Q2 ड्यू टू Q1, ये स्टैंडर्ड नोटेशन अभी कुछ देर पहले बताए थे, इज इक्वल टू, पहले उसका मैग्नीट्यूड लिख लें, राइट। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड तभी भी वही रहेगा, Q1 का मैग्नीट्यूड इनटू Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, ठीक। तो ये डिस्टेंस हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 इसका स्क्वायर, ठीक। तो इस फोर्स वाले वेक्टर का हमें लिखना था, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक। Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड ले लिया गया है, और R यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस क्या हो जाएगा, इस R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक। तो ये तो हमने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, राइट। तो एक बात समझिए कि कूलॉम्स लॉ कहता है कि फोर्स विल ऑलवेज बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, राइट। कूलॉम्स लॉ हमको क्या कहता है कि फोर्स विल ऑलवेज बी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, राइट, विल बी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, यानी कि जो Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स, Q2 पर जो फोर्स लग रहा होगा वो इसी लाइन के अलोंग होगा, यानी R12 वेक्टर के अलोंग होगा, और अलोंग मतलब इधर भी हो सकता है, राइट। और इधर वाली डायरेक्शन को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस R12 का यूनिट वेक्टर, ठीक। और इधर भी हो सकता है, और इधर वाले डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस R12 का यूनिट वेक्टर, इधर वाले डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस R12 का यूनिट वेक्टर, ठीक। पॉजिटिव R12 का यूनिट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इधर, और निगेटिव R12 का निगेटिव R12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इधर, राइट। तो यानी कि जो कूलम्बिक फोर्स होगा उसका डायरेक्शन या तो प्लस R12 का यूनिट वेक्टर या फिर माइनस R12 का यूनिट वेक्टर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस और माइनस R12, राइट, प्लस और माइनस R12। अब देखिए क्या है कि प्लस या माइनस में क्या होगा ये समझना है, ठीक है। तो Q1 और Q2 भी तो प्लस माइनस हो सकते हैं, राइट। तो अब हम चेक करते हैं कि Q1 Q2 को अगर साइन के साथ पुट किया जाए, अगर साइन के साथ पुट किया जाए तो क्या ये हमें इस प्लस माइनस में से कौन सा होगा, क्या ये बता सकते हैं, ठीक। ये चेक करना है अपने को। तो अब देखो बच्चों क्या होगा, इसमें लिखना नहीं बस समझना है।
कि Q1 Q2 अगर लाइक चार्जेस हुए, अगर Q1 एंड Q2 लाइक चार्जेस हुए, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 Q2 अगर लाइक चार्जेस हुए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और Q2 फोर्स किधर आएगा, इधर, यानी प्लस R12 के डायरेक्शन में, राइट। और Q1 Q2 अगर लाइक चार्जेस हुए, यानी कि Q1 और Q2 दोनों या तो पॉजिटिव या तो दोनों ही नेगेटिव, तो Q1 इंटू Q2 कैसा होगा, पॉजिटिव, राइट। अब देखो, अगर Q1 Q2 अनलाइक चार्जेस हुए, अगर Q1 Q2 अनलाइक चार्जेस हुए, Q1 Q2 अनलाइक चार्जेस हुए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और Q2 पर फोर्स किधर आएगा, इधर, यानी नेगेटिव R12 की डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव R12 की डायरेक्शन में, राइट। और अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हुए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो Q1 Q2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। Q1 Q2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, राइट। तो अब देखिए क्या है कि अगर दोनों लाइक चार्जेस हुए तो Q1 Q2 पॉजिटिव और क्या मिल जाएगा अपने को, प्लस R12। नहीं समझ में आया? अगर Q1 Q2 दोनों लाइक चार्जेस हुए तो हमें यहां पर क्या चाहिए, प्लस की माइनस, प्लस, राइट। तो अगर मैं इस मैग्नीट्यूड के सिंबल को हटा दूं और Q1 Q2 को साइन के साथ पुट करूं, तो दोनों लाइक चार्जेस हैं, Q1 और Q2 दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी पॉजिटिव मिलेगा Q1 इंटू Q2 का साइन, और दोनों नेगेटिव होंगे तब भी क्या मिलेगा, Q1 इंटू Q2 का साइन, पॉजिटिव, राइट। ठीक, तो पॉजिटिव वाला सिंबल चीज तो हमने एग्जैक्टली समझ ली कि अगर Q1 Q2 दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो यहां पर मिलना चाहिए पॉजिटिव। तो अगर हम Q1 Q2 का साइन के साथ पुट भी कर देते हैं तो Q1 इंटू Q2 का साइन आएगा पॉजिटिव, राइट, और एकदम सही हो जाएगा। अब अगर Q1 Q2 दोनों अनलाइक चार्जेस होते हैं तब यहां पर क्या आना चाहिए, नेगेटिव, तब यहां पर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। परंतु एक बात और भी तो है कि अगर Q1 Q2 दोनों अनलाइक चार्जेस हुए तो Q1 इन Q2 अपने आप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। यहां पे क्या साइन मिलेगा अपने को, नेगेटिव, राइट। तो Q1 Q2 लाइक चार्जेस तो पॉजिटिव साइन आना चाहिए, और Q1 Q2 लाइक चार्जेस होंगे तो Q1 इंटू Q2 अपने आप पॉजिटिव आएगा। Q1 एंड Q2 अगर अनलाइक चार्जेस हुए तो कैसा आना चाहिए यहां पर साइन, नेगेटिव, और अगर Q1 Q2 अगर अनलाइक चार्जेस हुए तो Q1 इंटू Q2 अपने आप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, राइट। ठीक, तो अब फाइनली फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 मैं क्या लिख सकता हूं कि Q1 Q2 थोड़ा सा जगह कम पड़ गया है, और इसलिए मेरे ख्याल से इस डायग्राम का कोई रोल नहीं है, मतलब कॉपी में लिखने लायक नहीं है, बस समझने के लिए बनाया गया था, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक, इसको हटा, तो अब मैं इस फोर्स को लिख सकता हूं K Q1 Q2 अपॉन R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R12 का यूनिट वेक्टर, राइट। Q1 Q2 लाइक चार्जेस रहेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, अनलाइक चार्जेस रहेंगे तो अपने आप ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये पूरा एक्सप्रेशन अपने आप
नेगेटिव हो जाएगा। अब यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, वेक्टर्स में पढ़े थे हम लोग, यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो r12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये जो स्क्वायर है r12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर, ये क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक, राइट। तो बहुत सिंपल है, Q1 Q2 बाई R12 के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। बस दो बातें याद रखिएगा कि अब Q1 और Q2 को साइन के साथ पुट करना है। बस दो बातें और याद रखिएगा कि Q1 और Q2 को साइन के साथ पुट करना है। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि अगर फोर्स 2 पर देखेंगे तो फोर्स को कैसे लिखेंगे, F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, परंतु वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, R12, 1 से लेकर 2। ठीक, वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, 1 से लेकर 2। और यहां पर मैंने शुरुआत में बोला सही था परंतु लिखवा गलत दिया था। R12 वेक्टर का मतलब हुआ R2 माइनस R1। ठीक, मैंने क्या बोला कि अगर फोर्स 2-1 लिखा जाएगा, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, R12। ठीक, तो R12 वेक्टर कैसे क्या होता है, 2 माइनस 1, R2 माइनस R1। एक सिंपल नोटेशन का फर्क। और अगर इतना ध्यान रखने में दिक्कत हो रही है तो सिंपल सी एक बात बताता हूं, वेक्टर में मैंने एक बात पर काफी स्ट्रेस दिया होगा कि हमेशा हेड माइनस टेल होता है, हमेशा हेड माइनस टेल होता है, राइट। तो अब देखो, एकदम ये सब बातें भूल जाइए कि R12 कहां से कहां लेना है। सिंपली क्या याद रखना है कि जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है, जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है वहां पर हमें वेक्टर का हेड रखना है, वहां पर हमें वेक्टर का हेड रखना है। और अब कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है वहीं पर हेड रख दीजिए और उसके पोजीशन वेक्टर में से दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर घटा दीजिए, राइट। जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है उस पर वेक्टर का हेड रखिए, उस पर वेक्टर का हेड रखिए और उसके पोजीशन वेक्टर में से, यानी हेड वाले पोजीशन वेक्टर में से टेल वाले पोजीशन वेक्टर को घटा दीजिए। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए। और अब नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जे एडवांस लेवल तक के। ठीक, ये देखने में इतना भारी भरकम लग रहा है परंतु है नहीं। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, कहां करते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।